नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्राकामित त्रिपाठी। आज के जो करंट अफेयर हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला टॉपिक है बिजली क्षेत्र में सुधार, इलेक्ट्रिसिटी संशोधन विधेयक 2025। इसके पहले जो विधेयक ये विधेयक है, इसके पहले का जो एक्ट है बिजली अधिनियम 2003 में आया था, जिसमें अभी संशोधन को लेकर विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक में क्या है, ये वितरण क्षेत्र में संशोधन करके वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उपभोक्ता सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। यानी कि ये इस तरह से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा जिससे उपभोक्ता सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। उपभोक्ता चयन की स्वतंत्रता, उपभोक्ताओं को अपनी पसंद की वितरण कंपनी चुनने का अधिकार, जिससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है। देखिए, जैसे हमारे और आपके पास ऑप्शन होता है कि हम जियो का सिम यूज कर रहे हैं या एयरटेल का सिम यूज करना चाहते हैं या फिर बीएसएनएल का सिम यूज करना चाहते हैं, यानी निजी क्षेत्र का यूज करना चाहते हैं या सरकारी क्षेत्र का यूज करना चाहते हैं। इसी तरह हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हम डिस्कॉम कंपनी यानी विद्युत वितरण कंपनी में किस कंपनी को मतलब प्रयोग करना चाहते हैं, किस कंपनी की सेवाओं को प्रयोग करना चाहते हैं। उससे होगा क्या, जिससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है। कैसे सेवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है, ये समझने की बात है। उसको इस तरह से समझिए कि जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं आती, जब तक मार्केट में प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, तब तक वस्तुओं की सेवाओं या उनकी गुणवत्ता में सुधार कठिन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अगर कोई एक प्लेयर मार्केट में है और उसको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, उसको उसका बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है, उसको प्रतिस्पर्धा देने वाला कोई नहीं खड़ा हो रहा है, तो वो क्यों ही इनोवेशन करेगा, वो क्यों ही अभिनव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसका एक उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो अ, इसको आप समझ लें। ये एक पानी की बोतल है, इंडिपेंडेंस कंपनी की पानी की बोतल है। आपको पता होगा अभी शायद 1 साल हो रहा है इसको मार्केट में आए हुए मोटा-मोटा, और 1 साल में इसने इस तरह की प्रतिस्पर्धा दी अपनी समकक्षों को, यानी बिसलेरी और एक्वाफिना जैसी कंपनियों को इस तरह की प्रतिस्पर्धा दी है कि अब उनको फिर से उनका माइंडसेट जो था, अभी उन लोगों ने क्या किया था, अभी आपस में ये सारी कंपनियां एक हो गई कि मिल गई, अब अपन लोग क्या करेंगे, 20 रुपए लीटर पानी बेचेंगे। सब इकट्ठा हो गए थे और सब मिलके 20 रुपए लीटर पानी बेच रहे थे। लेकिन अब ये मार्केट में नया प्लेयर आ गया, इसने 20 रुपए में 1.5 लीटर पानी बेचना शुरू कर दिया, 10 रुपए में 700, ये कितना लिखा है इस पे, नेट क्वांटिटी 750 ml। तो इसने 10 रुपए में 750 ml का पानी बेचना शुरू कर दिया। इसने क्या किया, इसने प्रतिस्पर्धा ला दी मार्केट में। अब मार्केट में बिसलरी को वापस से अपने नीतियों को सोचने की जरूरत है कि अब क्या, अब हमारा जो कस्टमर बेस है उसको हम कैसे बैलेंस करें। इसका मतलब मार्केट में प्रतिस्पर्धा आ गई। इसी तरह अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप टाटा डिस्कॉम से बिजली लेना चाहते हैं या रिलायंस डिस्कॉम से बिजली लेना चाहते हैं या किसी सरकारी सरकारी बिजली क्षेत्र सेवा क्षेत्र से बिजली लेना चाहते हैं। जैसा इसमें देखिए, सरकारी और निजी दोनों वितरण कंपनियों के लिए समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करना। कैसा, मतलब अब सबके लिए एक ग्राउंड होगा, सबके लिए एक तरह के ग्राउंड प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप भी इसमें मैच खेलो और आप भी खेलो, आप सब मिल के खेलो। यानी कि अब वही वो वाला डायलॉग याद होगा आपको कि गद्दी पे चाहे हम हो या मुन्ना, नियम सेम ही होगा। तो वही वाली बात है, गद्दी पे मुन्ना बैठे या कालीन भैया बैठे, लेकिन नियम तो समान ही होगा। उसी तरह सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, दोनों के लिए समान वातावरण प्रस्तुत करना सरकार का उद्देश्य है। इसी के साथ ये वाला टॉपिक खत्म होता है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे आ रहा है राज्यपाल के वीटो अधिकार। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन लगातार पेपर में 2-3 दिन से इस पे आर्टिकल्स आ रहे हैं। आज भी आया हुआ है द हिंदू में, इसलिए इसकी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। रिवीजन में क्या है, राज्यपाल के पास हुआ क्या है, मामला क्या आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ। संविधान पीठ किसे कहते हैं आपको बताते चलते हैं छोटा सा। 5 या 5 से अधिक जजों की जब पीठ बनती है तो उसे संविधान पीठ कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जाता है परंपरागत रूप से, हालांकि ये कहीं संविधान में लिखा नहीं हुआ, परंपरागत रूप से माना जाता है कि 5 सदस्यीय पीठ को संविधान पीठ कहा जाएगा और इनका निर्णय प्रभावी होगा। इनका निर्णय की जो वो उत्तरजीविता होगी वो अधिक होगी।
ऐसा होगा कि जो अभी हाल ही में निर्णय आया था 2 सदस्यीय न्यायाधीशों का कि राज्यपाल को 30 दिन के अंदर अपना निर्णय देना होगा विधेयक पे। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया कि राज्यपाल को 30 दिन के अंदर आवश्यक रूप से कार्यवाही के बारे में विधायिकाओं को सूचित करना होगा। उनको या तो 30 दिन में सहमति दे देनी है या सहमति को के लिए पुनर्विचार के लिए वापस भेज देना है या फिर राष्ट्रपति महोदय को हस्ताक्षरित कर देना है, हस्तांतरित कर देना है। अब आप जो चौथा विकल्प था कि आप विधेयक को अपने पॉकेट में डाल के बैठ जाया करते थे कि हम अब इसमें कोई निर्णय नहीं लेंगे, ये वाला विकल्प छीन लिया। और अगर बाबा आपने 30 दिन में निर्णय नहीं लिया तो क्या होगा? अगर आपने 30 दिन में निर्णय नहीं लिया, या तो भाई तुम सहमति दे दो या तो सहमत हो जाओ, तीन ही विकल्प हैं। या तो पुनर्विचार के लिए भेज दो, या तो पुनर्विचार के लिए भेज दो, या फिर राष्ट्रपति जी को भेज दो, या तो राष्ट्रपति महोदय को भेज दो। इसके सिवा अगर 30 दिन पार हुआ तो फिर विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में वो आपके पास रखा हुआ है, यानी आपके अनुमोदन की फिर उसको आवश्यकता नहीं होगी। यह आश्चर्यजनक निर्णय जब आया तो लोगों में ये क्यूरियोसिटी जगी कि क्या न्यायपालिका का हस्तक्षेप कार्यपालिका के क्षेत्र में हो गया है। इसको लेकर राष्ट्रपति महोदय ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि क्या करना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुंदर व्याख्या की है इस निर्णय की और उसने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित किया है। उसने कहा है कि यह राज्यपाल के पास अब 3 स्पष्ट संवैधानिक विकल्प हैं। पहले राज्यपाल के पास 4 विकल्प थे, उनमें एक की संख्या कम हो गई है। अब 3 स्पष्ट संवैधानिक विकल्प हैं। विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखना, यानी जिसे पॉकेट वीटो बोलते हैं। अब राज्यपाल महोदय पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब वो अनिश्चित काल के लिए नहीं रख सकते हैं। सहमति रोकने पर विधेयक वापस करना अनिवार्य है। अगर आप सहमति नहीं देना चाहते हैं तो आपको विधेयक वापस भेजना होगा पुनर्विचार के लिए, या फिर आप राष्ट्रपति महोदय को हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन अब आप रोक के नहीं रख सकते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसमें राज्यपाल के जो संवैधानिक विकल्प हैं वो क्या क्या हैं, हमने पहले ही बता दिया। या तो भाई सहमति दे दो, या तो राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित कर दो, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के द्वारा विधेयक को बिना किसी कार्रवाई के अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। यह निर्णय संघीय ढांचे यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है और ये सही बात भी है इसका अनिश्चित काल तक रोकना, क्योंकि विधायिका भी चुनकर आई है, लोगों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है इसको, तभी वो लोग वहां बैठे हुए हैं। और अगर उन्होंने लोगों के लिए कुछ कानून बनाया है तो इस तरह का हस्तक्षेप वाजिब नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है, स्वागत योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारत ईयू व्यापार वार्ता का 10वां दौर। हालांकि ये व्यापार वार्ता जो है वो अभी प्रक्रियागत चरण में है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। जब ये फाइनलाइज होगी तो हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी बस इतना तथ्यात्मक पुष्टि आपको रखनी है कि हो कहाँ रही है। ये जो वार्ता हुई है ये ब्रुसेल्स में हुई है। क्या हुआ है, कुछ खास नहीं बातें हुई हैं। बाजार पहुंच पे ऊपर चर्चा हुई है, निवेश संरक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकारों के मानकों पर सहमति बनी है। बौद्धिक संपदा अधिकार आपको पता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनके मानक क्या होने चाहिए, इस पे चर्चा हुई है। अगला टॉपिक हमारा है जलवायु वित्त पर भारत का स्पष्ट रुख। COP30 पे हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में फिर से इस पे चर्चा थी और इसमें भारत की एक जो पॉइंट है, भारत का एक स्टैंड है, उसको उसके बारे में विशेष लेख आया हुआ है कि भारत ने बड़ी चिंता जाहिर की है कि जो विकसित देशों द्वारा विकासशील राष्ट्रों को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक फंड प्रदान करना था जिसके माध्यम से वो अपनी जलवायु के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा कर सकते थे, वो फंड पूरा नहीं हो सका। वो फंड विफल हो गया, वो फंड इकट्ठा नहीं किया जा सका। तो इसके लिए भारत नए वित्तीय लक्ष्यों की आवश्यकता है। COP30 2025 ब्राजील में जो आयोजित हुई है में नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य NCQG के लिए पर्याप्त अनुमानित और पारदर्शी वित्त पोषण तंत्र की मांग की गई है। तो
इस तरह से ये सरकार द्वारा कहा गया, भारत सरकार द्वारा कहा गया कि अगर आप 100 बिलियन का लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं, अब तो और ज़्यादा की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें डिले होती जा रही हैं, आपको हमने बताया ही था कि किस स्तर से हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, तो उसको नियंत्रित करना आवश्यक है। उसके लिए भारत ने जोर दिया कि जलवायु न्याय के लिए विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी और जल्द से जल्द सामूहिक रूप से मिलकर एक सही निर्णय की ओर बढ़ना होगा। अगला टॉपिक है लचित बोरफुकन के बारे में। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे। 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। बोरफुकन की वीरता और बलिदान का स्मरण किया जाता है इस दिन। क्या था ये अहोम साम्राज्य? आपको पता है अहोम साम्राज्य लगभग 1226 नहीं, 28 नहीं, 1226 से 1828, हाँ यही समय है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 1226 से 1828 तक 1226 से 1828 तक लगभग 600 वर्षों तक अहोम साम्राज्य ने असम पे शासन किया। और इनके शासन के जो चर्चा हुई वो इसलिए बड़ा ही संगठित शासन किया। 600 सालों तक लगातार इनके वंशानुगत शासन रहा। और 1671 की जो सराय घाट की लड़ाई थी वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की जाती है, जिसके लिए ये लचित दिवस मनाया भी जाता है। 1671 को सरायघाट की लड़ाई में ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ी गई इस ऐतिहासिक लड़ाई में लचित बोरफुकन ने मुगल सेना को निर्णायक पराजय दी। उस वक्त आपको पता है कि मुगल साम्राज्य सबसे संगठित सेना मानी जाती थी, सबसे पूरे भारत पे इनका शासन था और इनको हरा के भेज दिया था। समझ रहे हैं आप? यानी कि लचित बोरफुकन ने मुगल साम्राज्य को, इस वक्त 1671 में कौन शासन कर रहा था बताइए? वही होगा, औरंगजेब। औरंगजेब को इन्होंने हरा कर भेज दिया था, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। शिवाजी को भी परेशान कर दिया था औरंगजेब ने, इतना लड़ाई हुई उनकी दक्षिण में औरंगजेब की, लेकिन यहाँ पे वो जीत नहीं पाया। यहाँ पे उसको हार का सामना करना पड़ा औरंगजेब को और उसे वापस जाना पड़ा। असम की स्वतंत्रता, इस विजय ने असम को मुगल साम्राज्य के विस्तार से बचाया और अहोम साम्राज्य की संप्रभुता को सुरक्षित रखा। संग जो उसके बाद क्या हुआ कि लचित बोरफुकन का एक कथन है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मेरे राष्ट्र भूमि की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को काट कर भी तुम देश की रक्षा करो, अगर जरूरत पड़े तो तुम मुझे काट दो, लेकिन देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस तरह इस महान क्रांतिकारी के महानता को, उसके गौरव को याद करने के लिए हम 24 नवंबर को लचित दिवस मनाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। धन्यवाद।